हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 का कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस वाला टॉपिक। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सब सॉल्व करेंगे और सबको आसान लफ्जों में लिखेंगे, समझेंगे, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। तो फिर मैंने पहले ही बताया था कि पिछले लेक्चर के अंदर जहां पर हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे कि फिजिक्स के पेपर में आपको सिर्फ जो थ्योरी लिखी हुई है चैप्टर के अंदर सिर्फ उस पर रिलाय नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी याद करने पड़ेंगे। तो जितनी मेहनत आप बुक पे कर रहे हैं ना, उससे थोड़ी सी कम मेहनत आपको एक्सरसाइज पे भी करनी पड़ेगी। तो आप वहां पर भी करें और वहां से भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते होते हैं। ओके जी। अब हम डिस्कस करते हैं पहला वाला। ये पहला जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे तो नहीं, लेकिन एमसीक्यू के तौर पे तो आ सकता है। तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें पूछता है कि आपने इन व्हाट यूनिट विल यू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारी इसने दी हुई है चीजें। इसके बारे में पूछा हुआ है कि अगर आप इनको मैयर करोगे तो किस यूनिट में मैयर करोगे। ठीक है। तो पहले वाले का कहता है थिकनेस ऑफ 5 रुपी कॉइन। 5 रुपए के सिक्के को आप किस यूनिट के अंदर मैयर करोगे। ये नहीं पूछा कि किस इंस्ट्रूमेंट से करोगे, बल्कि जब आप मैयर कर लोगे तो उसके बाद यूनिट क्या लगाओगे उसके आगे। ठीक है, मीटर लगाओगे, किलोमीटर लगाओगे, मिलीमीटर लगाओगे, क्या लगाओगे, ये बातें पूछ रहा है वो। तो कहता है 5 रुपए का सिक्का अगर आपने मैयर करना है तो ये मैयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें स्क्रू गेज चाहिए होगा। तो स्क्रू गेज का जो हमारा आंसर होगा ना, अभी हमने यहाँ पर ये नहीं बताना कि स्क्रू गेज चाहिए होगा, जस्ट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ मैं। तो हम इसको मैयर करेंगे मिलीमीटर्स के अंदर। अगर हमने किताब की लेंथ फाइंड करनी है तो हम मैयर करेंगे सेंटीमीटर्स के अंदर। और अगर हमने लेंथ ऑफ अ फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल ग्राउंड की अगर लेंथ फाइंड करनी है तो हम करेंगे मीटर्स के अंदर। अगर डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, दो शहरों के दरमियान जो फासला है वो बहुत बड़ा फासला है, ठीक है, तो उसको हम मीटर्स नहीं बल्कि किलोमीटर्स के अंदर मैयर कर लेंगे। आगे कहता है मैस ऑफ 5 रुपी कॉइन। ऊपर कहा था कि इसने थिकनेस ऑफ 5 रुपी कॉइन, अब यहाँ पर कह दिया कि अगर मैस मेयर करना है 5 रुपए के सिक्के का तो आप किस में करोगे, आप ग्राम्स में करोगे। अगर ये कोई भारी चीज होती है ना, कोई ईंट वगैरह होती है, तो फिर हम किलोग्राम्स में करते हैं। अब ये हल्की चीज है तो इसलिए हम ग्राम्स में कर रहे हैं इसको। आगे देखो भारी चीज आ गई, मैस ऑफ योर स्कूल बैग। हमारे स्कूल का जो बैग होता है उसके अंदर बेशुमार किताबें पड़ी होती हैं, तो उसको हम किससे मेजर करते हैं, हम उसको करते हैं किलोग्राम्स के अंदर, क्योंकि भारी है वो। ग्राम्स में नहीं कर सकते, किलोग्राम्स में करेंगे इसको। ड्यूरेशन ऑफ ऑफ योर क्लास पीरियड। अच्छा, हमारा जो लेक्चर होता है वो कितनी देर का होता है। अच्छा, ये इसके ना दो आंसर्स बन सकते हैं कि वो मिनट्स के अंदर भी हो सकता है और आवर्स के अंदर भी हो सकता है। अगर कुछ लेक्चर हमारे पास है, फर्ज करो आधे घंटे का, तो हम उसको मिनट्स में कंसीडर करेंगे। अगर कोई लेक्चर हमारे पास 1.5 घंटे का है या 2 घंटे का, तो उसको हम आवर्स में करेंगे। ठीक है, इट्स अप टू यू। आप यहाँ पर सिर्फ मिनट्स लिखना चाहो तो मिनट्स लिख दो, अगर आप दोनों लिखना चाहो मिनट्स या फिर स्लैश डाल के और, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मुझे दोनों ही बेहतर लग रहे हैं तो मैंने दोनों ही लिख दिए। आगे क्या था, वॉल्यूम ऑफ अ पेट्रोल फिल्ड इन द टैंक ऑफ अ कार। दुकान पे जाके, सॉरी, पेट्रोल पंप पे जाके जब हम पेट्रोल भरवाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि मोटरसाइकिल में कितने का पेट्रोल डाल दो या गाड़ी में कितने का पेट्रोल डाल दो। तो वो हमें कहता है कि आपके पास अगर इतने पैसे हैं तो इतना लीटर पेट्रोल आ जाएगा। ठीक है, तो हम उसको मेजर करते हैं लीटर्स के अंदर। 1 लीटर, 2 लीटर, कितना पेट्रोल डलवाना है तो हम डलवा लेते हैं। तो हम उसको करते हैं लीटर्स के अंदर मेजर। टाइम टू बॉयल 1 लीटर मिल्क। 1 लीटर मिल्क है उसको बॉयल करने का जो टाइम है किसमें मेजर करोगे आप। अच्छा, सेकंड्स लिख दिया, लेकिन सेकंड्स में तो मैयर खैर नहीं होगा, ये मिनट्स ही ठीक है। यहाँ पर आप मिनट्स लिख दो इसका। ठीक है, मिनट्स के अंदर हम मैयर करेंगे इसको। तो ये इस तरह हमारे पास पहला क्वेश्चन था, तो एमसीक्यू टाइप के लिए ठीक है। ये बहुत जनरल नॉलेज ही है, आप खुद भी बता सकते हैं, जस्ट एक बार रीड करें इसको। अगर इसके अलावा कुछ और भी आ गया तो आप खुद ही बता सकते हैं। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं मोटरसाइकिल का वजन मेजर करना है तो क्या आप किस यूनिट में करोगे, आप कहोगे किलोग्राम्स के अंदर मेजर करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहूँ क्या आपने आपके पास जो बुक है ना उसका एक सफा है, उसकी थिकनेस मेजर करनी है, तो आप किस में करोगे, आप कहोगे सर हम सेंटीमीटर्स के अंदर मेजर कर लेंगे। तो ठीक है ना, ये तो इसी तरह की जनरल नॉलेज टाइप बातें हैं ये। तो आपने इसको जस्ट जेने बिठाना है और बस आगे चलना है। आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाई माइट अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बी हेल्पफुल टू अ टेलर। दर्जी के लिए अगर वो स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इस्तेमाल करे, यानी कि जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ लेंथ मेजर कर रहा है वो मीटर्स के अंदर, ठीक है, अगर स्टैंडर्ड जो सिस्टम है उसको इस्तेमाल कर रहा है दर्जी, तो उसके लिए किस तरह फायदेमंद होगा। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख लें। अच्छा, अ स्टैंडर्ड सिस्टम, एक सेकेंड। अब a standard system helps a tailor because it ensure clothes are made to correct size। अब स्टैंडर्ड सिस्टम अगर इस्तेमाल करेगा ना दर्जी, तो इस चीज के लिए वो फिर इंश्योर हो जाएगा कि उसके जो कपड़े जो वो सी रहा है ना वो बिल्कुल करेक्ट साइज के लिए सी रहा है। ठीक है, इनके उसका साइज जो है ना, जिस साइज के वो सी रहा है कपड़े, बिल्कुल करेक्ट साइज है। फर्ज करो अगर वो पैमाइश कर रहा है मीटर्स के अंदर, तो 1 मीटर, 1.5 मीटर, 1.2 मीटर, अगर एग्जैक्ट वो मीटर्स को कैलकुलेट करके अपना कह लेंगे आप वो सिएगा कपड़े, तो फिर वो प्रॉपर चीजों से ना अपने प्रॉपर जो है ना अरेंज कर लेगा कपड़ों को, और फिर इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। एंड मेजरमेंट्स आर अंडरस्टूड द सेम वे बाय द एवरीवन।
अगर वो दर्जी पैमाइश ले रहा है, ठीक है, वो कहेगा आपके ना इतना इंचेस बाजू बन रहा है, इतने इंचेस कॉलर बन रही है, या फिर इतने मीटर आपका कपड़ा लग रहा है, तो ये हर बंदा समझ सकता है कि हाँ यार इतना इतना कपड़ा लग रहा है, तो मुझे इतना इतना कपड़ा लेके आना पड़ेगा, और पैमाइश मेरी ना इस तरह दर्जी मेजर करता है। तो ये फिर सबके लिए जो है ना फिजिबल होगा, चाहे वो दर्जी हो चाहे वो आम कस्टमर हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है द मिनिमम, अच्छा एक काम करते हैं, अभी हम ये बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इनको कर लेते हैं, और फिर 1.3 पर ना एंड पर आएंगे। ठीक है, आपने एंड तक देखना इस वीडियो को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये मैं एंड पर कराऊंगा क्योंकि डिटेल से आपको समझानी है ये फिगर हमें से क्या कह रही है। अभी हम ये 1.4 1.5 जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं उस पीडीएफ फाइल की तरफ ही। 1.4 हमसे कह रहा है यू आर प्रोवाइडेड अ मीटर स्केल, एक मीटर रूल आपके पास है, एंड अ बंडल ऑफ पेंसिल्स, और आपके पास बेशुमार पेंसिलें पड़ी हुई हैं। हाउ कैन द डायमीटर ऑफ अ पेंसिल बी मेजर्ड यूजिंग द मीटर स्केल विद द सेम प्रिसीजन एज दैट ऑफ 1 ईयर कैलिपर। कहता है कि आपने ना मीटर स्केल की ही हेल्प से आपने इस पेंसिल्स का जो है ना डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है, और इतनी सेम प्रिसीजन से कि जैसे वर्नियर कैलिपर करता होता है। अब इसको डिफाइन एक्सप्लेन डिस्क्राइब ब्रीफली, तो हम इसका आंसर देते हैं। सिंस द मीटर स्केल इज लेस प्रिसाइज देन द वर्नियर कैलिपर, यू कैन मेजर द टोटल लेंथ ऑफ मैनी पेंसिल्स प्लेस्ड साइड बाय साइड। अपना वो कह रहा है कि आपने क्या करना है, अगर आपने ना एक्यूरेसी चाहिए ना, यानी कि प्रिसीजन चाहिए आपको वर्नियर कैलिपर वाली ही, किससे, मीटर रूल से, तो आप क्या करो, जितनी भी आगे पेंसिलें हैं ना उनको इकट्ठा साइड बाय साइड रख दो। ठीक है, साइड बाय साइड आप उनको रख दो। जब आप उनको साइड बाय साइड रख दोगे ना, तो आपने इकट्ठी मीटर रूल रखना है नीचे, और इकट्ठी मीटर रूल से ना आपने मेजरमेंट ले लेनी है। जब आप मेजरमेंट ले लोगे तो आपके पास सारी पेंसिल्स की मेजरमेंट आ जाएगी। ऐसे ही होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही होगा। फिर क्या करो आप, आपने फिर उसको ना डिवाइड, जितनी आपके पास पेंसिल्स है ना, लेट से आपके पास 5 पेंसिल्स हैं, ठीक है, 5 पेंसिल्स हैं, तो फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास मीटर रूल से लेंथ आई होगी ना, वो लेंथ आपने ऊपर लिखनी है, ठीक है, और नीचे जो है ना आपने लिखनी है नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो ये होता है एवरेज निकालने का तरीका। फिर आप एवरेज निकाल लोगे, जब आपके पास आंसर आ जाएगा, फिर आप कहोगे कि जो भी आंसर आपके पास आएगा ना, आप कहोगे कि एक पेंसिल के जो डायमीटर है ना, वो ये है जो आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह आप ना बेहतरीन तरीके से जो है ना आप अपना आंसर निकाल सकते हो। मीटर रूल से ही आप वर्नियर कैलिपर वाला काम ले सकते हो। ठीक है, इस तरह समझ लो। आगे चलते हैं। द एंड ऑफ अ मीटर स्केल इज worn आउट। अच्छा देखो, हमारे पास एक मीटर रूल है, फिर मीटर स्केल है इस तरह का, लेकिन वो कह रहा है कि उसका एक एंड, यानी कि फर्ज करो ये वाला एंड, ये एंड भी हो सकता है, ये एंड भी हो सकता है। तो मैं कहता हूँ कि उसका ना ये वाला जो एंड है ना, ये खराब हो गया, ठीक है, यहाँ से ये, तो worn आउट यानी कि खराब हो गया, ठीक है, टूट गया। वेयर विल यू प्लेस द पेंसिल टू फाइंड द लेंथ। देखो, अगर इसका स्टार्टिंग वाला जो हमारे पास एंड है वो खराब हो गया, तो रीडिंग तो जीरो से यहीं से स्टार्ट होती है। देखो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट होती है ना, तो ये खराब हो गया, हम कैसे रीडिंग लेंगे, फिर यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, इस तरह रीडिंग आएगी। तो कहता है अगर आपको ये एक एंड यानी कि जीरो वाला जो साइड है ये खराब हो गया, फिर आप रीडिंग कैसे लोगे। आपने कोई भी चीज रखनी होती है तो जीरो से शुरू करते हो ना, चीज रखना मेजर करते हो जो, तब जीरो खराब हो गया तो क्या करोगे। तो आप कहोगे कि हम ऐसा करते हैं कि हम अपना जो मेजरमेंट है ना वो 1 से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, 1 से हम अपनी मेजरमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर हमारी जितनी भी मेजरमेंट आएगी ना, तो हम फिर उसमें से ये 0 से लेकर 1 तक जितना फासला है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर, इसको फिर हम माइनस कर देंगे। फर्ज करो आपकी लेंथ जो आई है ना वो आई है 12 सेंटीमीटर। और कैसे आई है, जब आपने अपना जो भी आपने चीज थी जिसको आपने मेजर करना था उसको आपने स्टार्ट किया 1 रीडिंग से, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से, फिर चलते चलते जो है ना आपका आंसर ना 12 सेंटीमीटर तक आ गया, दिस वन। फिर आपने क्या करना है, 12 आंसर आ गया ना, आपने उसमें से एक माइनस कर देना, 1 सेंटीमीटर आपने उसमें से माइनस कर देना है। अब कौन सा 1 सेंटीमीटर माइनस कर रहे हो, क्योंकि आपने असूलन रखना था अपना अपना जो जो चीज आप मेजर कर रहे हो उसको 0 पॉइंट पे रखना था आपने, ठीक है, लेकिन आपने रखा उसको 1 पॉइंट पे। तो 1 से लेकर 0 तक का जो फासला था ना वो 1 सेंटीमीटर था, तो उस 1 सेंटीमीटर को हमने कर दिया माइनस, तो हमारे पास असल आंसर जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही तरीका इसने बताया हुआ है कि आपने अब इसको इसी तरह अरेंज कर लेना। मैं एक बार पढ़कर सुना देता हूँ कि मैंने आंसर क्या लिखा है, तो फिर आपको याद करने में भी आसानी हो। इफ द एंड ऑफ द मीटर स्केल, अगर एक एंड जो है मीटर स्केल का डैमेज हो गया, खराब हो गया, प्लेस द पेंसिल सो दैट द वन एंड लाइंस अप विद द क्लियर मार्क। तो आपने ना उसको इस तरह, पेंसिल जो आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, मैंने तो कहा था कोई भी चीज मेजर करोगे, यहाँ पेंसिल को जिन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है, जिस पेंसिल की आप लेंथ वगैरह मेजर कर रहे हो, तो आपने पेंसिल को आपने ना उस हिस्से को छोड़ देना जो खराब हुआ है, आपने बल्कि शुरू कर देना 1 सेंटीमीटर के मार्क से। चलो फर्स्ट करो 1 सेंटीमीटर वाला मार्क भी खराब हुआ है, फिर आप शुरू कर दो 2 सेंटीमीटर वाले मार्क से। ठीक है, आगे कहता है आफ्टर मेजरिंग सब्सट्रैक्ट द इनिशियल मार्क वैल्यू, यानी कि 1 सेंटीमीटर। अभी आपने स्टार्ट किया, आपका जीरो वाला हिस्सा खराब हुआ है, आपने 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया है, और फिर आपने रीडिंग लेते गए लेते गए लेते गए, फिर जो भी आपकी रीडिंग आई है, जो भी लेंथ ऑफ पेंसिल आई है, तो उसमें से आप 1 सेंटीमीटर को ना माइनस कर देना, तो फिर ये एक्चुअल आपके पास ट्रू लेंथ आ जाएगी। अब उम्मीद है कि समझ आ गई होगी बात, काफी बोल लिया मैंने इस पे।
1.6 की बात करते हैं, व्हाई इज इट बेटर टू प्लेस द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल। एक मीटर स्केल है आपके पास, आपने एक मीटर स्केल है और आपने ना एक पेंसिल की ना लेंथ मेजर करनी है। तो आप लोग को चाहिए कि आपको ये नहीं चाहिए कि आप पेंसिल को ना चौथे महल्ले पहुंचा दो, ठीक है, मीटर स्केल से ऐसे नहीं करना, बल्कि आपने उसको मीटर स्केल के बिल्कुल पास रखना है रीडिंग लेने के लिए। सही है, तो वो यही कह रहा है कि ये हमारे लिए बेटर क्यों है कि हम जो ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मीटर स्केल उसको मीटर स्केल के बिल्कुल पास लेके आए। तो आप यही कहोगे कि हम पैरेलक्स एरर से बच सकते हैं इस तरह। मीटर रूल का हम जब भी बात पढ़ते हैं ना तो हमें पैरेलक्स एरर ही जेन में आ जाता है। तो उसी तरह मैंने आंसर अरेंज किया है, प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट क्लोज टू द मीटर स्केल हेल्प्स अवॉइड द पैरेलक्स एरर। अगर हम ऑब्जेक्ट को मीटर स्केल के पास रखेंगे तो जिससे उससे हम बच सकते हैं, किससे, पैरेलक्स एरर से। विच हैपेंस इफ योर आई इज नॉट प्रॉपर्ली अलाइंड। वो उस वक्त होता है कि जब आपकी आंखें प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होती रीडिंग देखते हो, ठीक है, परपेंडिकुलर रीडिंग देखनी पड़ती है ना हमें। When the object is close, is it easy? It is easier to see the exact measurement without mistakes caused by looking from different angles. अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है ना मीटर स्केल के बिल्कुल पास पड़ा होगा ना, जैसे कि ये वाला पड़ा हुआ है, तो आपको रीडिंग लेने में आसानी होगी, आपकी आंखें इधर उधर नहीं होंगी, बल्कि आप प्रॉपर पैरेलक्स एरर से बचते हुए रीडिंग ले सकते हो। ठीक होगी बात। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Why a standard unit is needed to measure the क्वांटिटी करेक्टली। स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि ऐसा यूनिट को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, कोई क्वांटिटी को करेक्टली मेजर करने के लिए, ठीक है। अब कहता है स्टैंडर्ड यूनिट इज नीडेड सो दैट एवरीवन मेजर इन द सेम वे। अब स्टैंडर्ड यूनिट हम इसलिए इस्तेमाल कर लेते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना एक ही तरीके से ना उस स्पेसिफिक चीज को मेजर करें। चाहे हमारे पास कोई मैस है, तो मैस जो है ना 1 kg मैस जो पाकिस्तान में है ना, वही 1 kg मैस जो है ना फ्रांस में होगा, वही 1 kg मैस जो है ना अमेरिका में होगा। तो 1 kg मैस का ना यानी कि एक प्रॉपर फिक्स वैल्यू जो है ना सब पूरी दुनिया में ना फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। या आप लेंथ की बात कर लें मीटर्स के अंदर मेजरमेंट, या फिर आप टाइम की बात कर लें सेकंड के अंदर मेजरमेंट। इट मेक श्योर दैट द मेजरमेंट्स आर एक्यूरेट। ये हमें इस बात की निशानदेही करता है कि जो हमारी मेजरमेंट्स है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं एंड कैन बी कंपेयर्ड इजिली। और अगर हम मुवाजना करें, फर्ज करो पाकिस्तान के मैच से मुवाजना करते हैं हम अमेरिकन मैच के साथ, तो फिर जो है ना वो बराबर भी होना चाहिए, नो मैटर वेयर और हु मैयर देम। इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि किस मुल्क में वो मैयर हुआ है या किस जगह में वो मैयर हुआ है और कौन बंदा मैयर कर रहा है। एक जाहिल से जाहिल बंदा भी जो है ना बता देगा ये वट्टा जो है ना वो 1 kg मैच का है। और पाकिस्तान में और अमेरिका में भी बैठा हुआ कोई भी शख्स होगा, चाहे वो बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट भी होगा, तो उसको भी पकड़ाएंगे ना अगर हम 1 kg मैच, तो वो भी बता देगा ये 1 kg मैच ही है। तो फिर ये स्टैंडर्ड का फायदा होता है। आपको इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कौन सा पढ़ा लिखा है, कौन जाहिल है, या कौन किस मुल्क में है। वो हर कोई बंदा जो है ना स्टैंडर्ड यूनिट को पहचान सकता है, देख सकता है। अगर वो स्टैंडर्ड यूनिट में को यानी कि डेली लाइफ में अपने इस्तेमाल कर रहा है, तो पता लग सकता है उसको कि मैथ्स मेजर करूंगा तो फिर मैं किलोग्राम यूज करूंगा, और अगर मैं टाइम मेजर करूंगा तो सेकंड यूज करूंगा, ठीक है। तो यही कुछ हमारे पास ऐसे यूनिट की ना बरकतें हैं। इस तरह फिर वो ये भी हो सकता है ना कि जो रिसर्चेस पाकिस्तान में हो रही हैं जिस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग रिसर्चेस अगर अमेरिका में भी होती हैं तो फिर डाटा शेयरिंग करने में भी आसानी होती है, ठीक है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स के अंदर भी। सजेस्ट सम नेचुरल फिनोमिना दैट को सर्व एज द रीजनेबल एक्यूरेट टाइम स्टैंडर्ड। जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना सिग्निफिकेंट वाला टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक, आते हैं जरा उस टॉपिक के ऊपर। तो वहां पर मैंने आपको इसका आंसर भी लिखवाया था, क्विक क्विज के अंदर ये था, दिस वन, ठीक है, ये वाला। तो ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूँ लेकिन अभी दोबारा भी लिख दिया मैंने, तो अब आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको नेचुरल फिनोमिना बताने हैं, कुदरत के कैसे ऐसे कानून हैं जो कि हमें, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपना टाइम स्टैंडर्ड मेजर करने के लिए। तो देखो कुदरत के कानून क्या हैं। आप सबसे पहले तो आप ये बात देखो कि जब जमीन अपने एक्सिस पर रिवॉल्व करती है पूरा, तो हमारे ना 24 आवर्स जो है ना वो गुजर जाते हैं, ठीक है, एक दिन यानी कि पूरा गुजर गया। अगर जमीन अपने ऑर्बिट में पूरा रोटेट करती है यानी कि पूरा चक्कर काटती है अराउंड द सन, तो हमारे 365 डेज गुजर जाते हैं, जिससे हमारा साल पूरा हो जाता है। तो क्या हमने ये स्टैंडर्ड फिक्स नहीं कर लिए? आप कहेंगे बिल्कुल फिक्स कर लिए हमने, कुदरत के कानून के हिसाब से हमने अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स कर लिए हैं टाइम मेजर के। तो वही मैंने लिखा हुआ है, नेचुरल इवेंट्स लाइक द रोटेशन ऑफ द अर्थ, डे एंड नाइट साइकिल एंड द पोजीशन ऑफ द सन और द रेगुलर बीटिंग ऑफ अ हार्ट कैन बी कॉज। अब एक और दिया हुआ है कि ना रेगुलर बीटिंग ऑफ हार्ट, यानी कि हमारा जो हार्ट बीट हो रही है ना वो रेगुलर ही हार्ट बीट हो रही है, यानी कि 70 से 72 बीट्स पर मिनट। तो ये भी हमारे सबके तकरीबन सेम होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। ये वो एक्सेप्शनल केस है कि कोई भाग रहा है, दौड़ एक्सरसाइज कर रहा है तो उसकी हार्ट बीट तेज हो गई है, ये एक्सेप्शनल केस है। लेकिन ये कुदरत ने सबके लिए फिक्स कर दिया है, तो इससे हम टाइम मेजरमेंट के लिए हमें ये आसान होगा। आगे चलते हैं जी। 1.9, इज इट डिफिकल्ट टू लोकेट द मिनिस्कस इन अ वाइडर वेसल। मिनिस्कस देखना है आपने। अब मिनिस्कस क्या बोला है, मैस वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए थे मैंने आपको,
जहां पर हमने मयरिंग सिलेंडर पढ़ा था, तो वहां पर डिटेल से समझाया था। अब मैं ज्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा। वाइटर वेसल है हमारे पास, ठीक है। मयरिंग सिलेंडर तो होता है ना बेचारा, छोटा सा होता है, ठीक है। एक वेसल हमारे पास वाइटर है, बहुत बड़ी, ठीक है। तो उसके अंदर मिनिस्कस ऑब्जर्व करना हमें आसान होगा या मुश्किल होगा? तो वो कह रहा है, इज इट डिफिकल्ट टू लोकेट द मिनिस्कस इन अ वाइडर वेसल? क्या हमें मिनिस्कस ऑब्जर्व करना एक बड़े खुले वेसल के अंदर डिफिकल्ट होगा? हम कहेंगे यस, डिफिकल्ट होगा। इट इज डिफिकल्ट बिकॉज इन वाइडर वेसल द कर्व ऑफ द लिक्विड सरफेस इज लेस विजिबल। जो लिक्विड सरफेस की कर्व होती है ना, अब आपको मैंने पढ़ाया था दो तरह की कर्व्स होती हैं। एक इस तरह की कर्व होती है, टॉप सरफेस की बात कर रहा हूँ, और एक थोड़ी सी ना इस तरह की सरफेस होती है, कन्वेक्स और कनकेव सरफेस। तो हमें ना वाइडर वेसल के अंदर ना ये कर्व दिखना ना बहुत मुश्किल होगा। जब ये कर्व दिखना मुश्किल होगा तो हम आइडिया नहीं लगा पा सकते कि हमने रीडिंग कहाँ से लेनी है। इस केस में हम रीडिंग यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, इस केस में रीडिंग हम यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो वाइडर वेसल में जब कर्व प्रॉपरली हमें नहीं शो हो रही होगी तो फिर हम उसमें देख रीडिंग लेना भी हमारे लिए उसमें मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों, दो क्वेश्चंस रह गए हमारे पास, 1.3 और इसके नीचे आखिरी वाला 1.10। तो 1.10 तो देखो मैंने वहां पर पीडीएफ में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ एक एक हम बात बताएंगे और हमारा आंसर पूरा हो जाएगा। अब वो बात क्या बतानी है कि कहता है विच इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब एंड द डेप्थ ऑफ अ बीकर। किसी बीकर की डेप्थ मालूम करनी है, गहराई, और इंटरनल डायमीटर मालूम करना है एक टेस्ट ट्यूब का। ठीक है, ये देखो टेस्ट ट्यूब अगर हम बनाते हैं इस तरह की कोई हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, तो ये जो अंदर वाला डायमीटर ना, अंदर वाला, ये मेजर करने के लिए हम कौन सा अपरेटस का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह डेप्थ की बात कर रहे हैं तो डेप्थ ये होती है गहराई, गहराई मालूम करनी है तो हम किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत आसान है, इन दोनों केसेस में इन दोनों केसेस में हम इस्तेमाल करेंगे वर्नियर कैलिपर का। अगर आपको वर्नियर कैलिपर वाला टॉपिक याद है तो वहां मैंने बताया था कि वर्नियर कैलिपर हम किस क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनल डायमीटर मालूम करने के लिए, एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करने के लिए, और डेप्थ मालूम करने के लिए। तो दो चीजें तो यहाँ पर बता दी ना उसने, तो दोनों चीजों के लिए हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट आपने एमसीक्यू के लिए इसको तैयार कर लेना। आगे चलते हैं, हम अपना क्वेश्चन जो आखिरी रह गया वो 1.3 रह गया। और 1.3 हमसे कहता है कि यहाँ पर देखो रीडिंग बनी हुई है, और रीडिंग किसकी बनी हुई है, ये स्क्रू गेज की बनी है। अब स्क्रू गेज की रीडिंग बनी है, किस तरह बनी है कि उन्होंने ना स्टील रॉड को फिट किया है स्क्रू गेज के दरमियान में। तो वहां पर जो रीडिंग हमारे पास आई है ना, वो ये रीडिंग आई है। बताओ कि रीडिंग क्या आई है, नंबर वन। और ये बताओ कि इसका जो है ना लीज काउंट वो क्या है। अब लीज काउंट बताना तो हमारे लिए कोई मसले की बात नहीं है। आप कहेंगे सर लीज काउंट तो हम पढ़ के आ चुके हैं, वो 0.01 मिलीमीटर होता है। लेकिन एक मिनट के लिए ठहर जाओ। उसने एक बताया है हमें कि हमारे पास जो मेन स्केल जो हमारे पास है स्क्रू गेज का, उसमें 1 मिलीमीटर है, और जो सर्कुलर स्केल में जो डिवीजन है ना वो 100 है। अब ये क्या कहानी है, ये जरा समझ लेते हैं। इसके लिए हम चलेंगे स्क्रू गेज वाले टॉपिक की तरफ। अगर आपने स्क्रू गेज वाला लेक्चर लिया हुआ है तो ये बात तो आपको अभी से ही समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं लिया हुआ तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा भी समझा देता हूँ। बहुत आसान, 2 मिनट लगेंगे और आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। चलो जी, यहाँ पर देखो। यहाँ पर ना हमें एक बात बताई हुई है उसने। कहता है कि देखो ये स्लीव है ना, ये स्लीव स्लीव के ऊपर बना हुआ है कौन सा स्केल, मेन स्केल। और ये पूरा का पूरा ना ये थिम्बल है, ये पूरा का पूरा थिम्बल है। और थिम्बल के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास और एक और स्केल बना हुआ है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर स्केल। अब अब सीन ये होता है कि जब हमने ना लीस्ट काउंट निकाला है ना, उसके लिए हमने दो चीजें देखनी है। एक मेन स्केल की रीडिंग देखनी है, और हमारे पास नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है सर्कुलर स्केल के ऊपर वो देखनी है। अब वो कैसे देखते हैं, बुक ने हमें ये बताया हुआ है। हमारे पास कुछ तरह के स्क्रू गेज इस तरह भी होते हैं कि जिनके ऊपर ना मेन स्केल पर जो रीडिंग होती है, मेन स्केल पे रीडिंग, उनके हर रीडिंग के दरमियान में फासला 1 मिलीमीटर का होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरे पास जीरो वाली लाइन है, फिर आगे एक और लाइन, फिर एक और लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन, एक और लाइन। ये इस तरह स्केल के ऊपर लाइंस बनी होती है ना। यार ये देखो ना, ये देखो ये लाइंस बनी है ना स्केल के ऊपर, ये लाइंस बनी हुई है। हर स्केल के ऊपर ये लाइंस बनी है, हर स्केल के ऊपर लाइंस बनी होती हैं। तो जो लाइंस बनी हुई है ना, कहता है कि हर लाइन के दरमियान में फासला, हर लाइन के दरमियान में फासला होता है 0.5 मिलीमीटर का। ठीक है। और सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन्स होती हैं वो होती हैं 50 डिवीजन्स। लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह के भी स्क्रू गेज होते हैं जिनके ऊपर हर लाइन के बाद जो फासला होता है वो होता है कितने का, 1 मिलीमीटर का। ठीक है। और जो सर्कुलर स्केल की डिवीजन्स होती हैं वो होती हैं 100 डिवीजन्स। तो आप याद रख लो कि जिस मेन स्केल में हर लाइन के बाद जो फासला आ रहा है 1 मिलीमीटर का आ रहा है ना, तो उसका जो सर्कुलर स्केल होगा ना, उसके ऊपर डिवीजन 100 होंगी। और जिस मेन स्केल की हर लाइन के बाद जो फासला आ रहा है वो 0.5 मिलीमीटर का आ रहा है, तो उसका सर्कुलर स्केल पे डिवीजन होंगी 50। यहां तक आपने बात याद कर ली। अच्छा, बुक ने जब लीस्ट काउंट निकाला था ना, तो बुक ने ये वाली वैल्यूज फॉलो की थी। पिच ऑफ दिस स्क्रू के 0.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन 50, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। अच्छा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम बताएं
पहले थोड़ा सा बता दूं, पिच मैंने आपको समझाया भी था लेकिन मैं दोबारा समझा देता हूँ। पिच ऑफ द स्क्रू के जो 0.5 है या फिर ये जो 1 मिलीमीटर है, मैं बता रहा हूँ आपको कि हर लाइन के बाद फासले की वैल्यू बता रहा है। तो उसको हम देखते हैं इस तरह, हम ये करते हैं कि हम ना, हमारे पास जो थिम्बल है ना, इस थिम्बल को हम घुमाते हैं 360 डिग्री, यानी कि पूरा घुमा दिया आपने, एक चक्कर पूरा घुमा दिया। जब आप एक चक्कर पूरा घुमाएंगे ना, तो हमारे जो मेन स्केल पे रीडिंग्स है ना, वो आपको सिर्फ एक लाइन आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपका जो स्क्रू गेज है ना पूरा बंद है, यानी कि जीरो वाली रीडिंग पर है। आप जब इसको 360 डिग्री घुमा देंगे थिम्बल को, तो आपका स्केल जो है ना, वो एक लाइन और शो करेगा, यानी कि 0.5 मिलीमीटर तक फासला हमें शो करेगा। तो इसको हम कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। अच्छा, अगर हमारे पास इस तरह का इंस्ट्रूमेंट हो, तो फिर जब हम 360 डिग्री घुमा देंगे, तो हमारे पास होगा क्या, हमारे पास एक लाइन के बाद अगली लाइन जब आएगी, यानी कि 360 डिग्री घुमाने के बाद जब अगली लाइन हमें रीडिंग शो कराएगा, इतना खुल जाएगा कि हमें और अगली लाइन की रीडिंग शो कराएगा, तो वो रीडिंग हमारे पास 0.5 मिलीमीटर नहीं, बल्कि अब वो होगी 1 मिलीमीटर की रीडिंग। ठीक है। आप एक और 360 घुमाओगे तो 1 मिलीमीटर और आपको लाइन शो हो जाएगी, फिर आप एक और 360 घुमाओगे तो आपको 1 मिलीमीटर और की लाइन शो हो जाएगी। इस तरह जितने घुमाते रहोगे आपको उतने मिलीमीटर आगे आगे की लाइन शो होती रहेंगी, तो इस तरह आपकी ना रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर मैं यहाँ पर कोई चीज फंसाता हूँ और मैं अपना थिम्बल घुमाता हूँ, खोलता हूँ, तो मैं मेरा मेन स्केल मजीद खुलेगा, और मुझे पता लगेगा कि मेरी हर हर 360 डिग्री के बाद मेरा 1 मिलीमीटर लाइन खुलती जाएगी। इस वाले केस में अगर इंस्ट्रूमेंट मेरे पास ये होगा, तो इस केस में मेरे पास 0.5 मिलीमीटर तक हमारा मेरा जो मेन स्केल है ना वो घूमता जाएगा। अब सीन ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, उसमें कंडीशंस दी हुई है ये वाली, कि कहता है कि आपके ना हर लाइन के बाद, यानी कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज जो आपकी है ना, वो है 1 मिलीमीटर, यानी कि मेन स्केल की हर लाइन के बाद जो फासला है ना वो 1 मिलीमीटर का है। और जो सर्कुलर स्केल बना हुआ है ये वाला, इसकी जो डिवीजन है ना वो 100 है। अब हम यही बात वहां पर बताएंगे, और इसी तरह हम लीस्ट काउंट को डिफाइन करेंगे। बुक ने लीस्ट काउंट डिफाइन किया, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो 0.5/50 कर दिया था। तो हम इसी चीज को हम 1/100 कर देंगे। अब आ जाए अगर ये क्वेश्चन, तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, मैं ना यहाँ पर थोड़ा पिक्चर को जूम करता हूँ ताकि हम मजीद देख सकें चीजों को आसानी से। मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर क्या, लीस्ट काउंट। फिर मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, लीस्ट काउंट हमें यहाँ पर बुक में क्या दिया है, 1 मिलीमीटर मेन स्केल, और डिवीजन जो सर्कुलर स्केल पे है वो 100 है। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज मेरी आ जाएगी 1 मिलीमीटर। मैं डिवाइड करूंगा इसको 100 से, फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। लो जी, ये मेरे पास लीस्ट काउंट आ गया, और मैंने इस क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा था ना वो मैंने सॉल्व कर लिया। अब अगला टास्क मेरा क्या है, अगला टास्क मेरा ये है कि मैंने इस स्केल के ऊपर रीडिंग शो करानी है कि यहाँ पर क्या शो हो रहा है। अच्छा, मैं लीस्ट काउंट का आपने नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ। जस्ट लीस्ट काउंट तो आपको याद है ही वैसे भी, 0.01 मिलीमीटर। तो मैं ये चीज मिटा रहा हूँ ताकि मैं अगली चीज को यहाँ पर सॉल्व कर सकूँ। मजीद तस्वीर को मैं जूम इन करूंगा ताकि आपको आसानी से दिखा सकूं मैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। अच्छा जी बच्चों, देखो, यहाँ पर सबसे पहले ना हमने ये देखना है कि हमारे पास जो ये वाला मेन स्केल है, और ये यहां से यहां तक ना हमारे पास सर्कुलर स्केल है। अब देखो मेन स्केल के ऊपर रीडिंग क्या है, आपने इसने क्या है कि आप थिकनेस मालूम करो। तो हम थिकनेस मालूम करने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे थिकनेस, थिकनेस इक्वल टू, रीडिंग मालूम करनी है, किस तरह करेंगे हम, मैं पहले भी सिखा के आ चुका हूँ वहां पर, यहाँ पर हम दोबारा भी सीख लेंगे। देखो यहाँ पर आप काउंट करो कि हर लाइन के बाद जो है ना आपके पास 1 मिलीमीटर का फासला है, वो भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। हमारे पास वो वाला स्केल है कि जहां पर हमारे पास हर लाइन के बाद 1 1 मिलीमीटर का फासला है, यानी कि पिच ऑफ द स्क्रू गेज की क्या है, 1 मिलीमीटर की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, मेरा जो मेन स्केल खुला हुआ है ना वो इतना खुला हुआ है कि उसके अंदर मुझे 9 मिलीमीटर की रीडिंग शो हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मेन स्केल की रीडिंग जो कि है 9 मिलीमीटर, 9 मिलीमीटर। फिर डालूंगा प्लस का साइन, फिर बनाऊंगा एक ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के बाद मैं लिखूंगा लीस्ट काउंट क्या होता है। अब लीस्ट काउंट क्या था, 0.01। ठीक है, 0.01 लिख लो आप सिर्फ, या फिर 0.01 मिलीमीटर लिख लो, इट्स अप टू यू, आपकी मर्जी है। और फिर आपने यहाँ पर डालना है मल्टीप्लाई का साइन। जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन डालोगे फिर उसके बाद क्या लिखोगे, आप देखोगे कि आपका ये जो सर्कुलर स्केल है ना, इसको मैं मिटाता हूँ। सर्कुलर स्केल की कौन सी ऐसी लाइन है जो कि मेन स्केल की ये इंडेक्स लाइन, ये वाली इंडेक्स लाइन है, इस इंडेक्स लाइन से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है, एग्जैक्टली मिल रही है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेरी जो इंडेक्स लाइन मेन स्केल की है ना, वो 70 ऑफ दी सर्कुलर स्केल की लाइन से एग्जैक्टली जाके कोइंसाइड कर रही है। तो मैं लिख दूंगा 70। ठीक है, यहाँ लिख दूंगा मैं 70 70। अब मैंने क्या करना है, बस अब मेरा काम हो गया यहाँ पर खत्म। अब जस्ट मैं खोलूंगा अपने फोन में कैलकुलेटर, आप भी यही काम करेंगे, कैलकुलेटर खोलेंगे और लिखेंगे 0.01 को आप करेंगे मल्टीप्लाई 70 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.7।
आंसर आ गया 0.7। यहाँ प्लस डालें और यहाँ पर क्या था 9 मिलीमीटर, और फिर आप क्या करेंगे 9 मिलीमीटर को इसमें ऐड अप कर देंगे। जब 9 ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9.7 मिलीमीटर। लो जी, ये था हमारे पास थिकनेस। किसका थिकनेस? वो सैंपल जो कि इन्होंने इस स्क्रू गेज के अंदर रखा और उससे ये वाली रीडिंग ऑब्टेन की। तो ये 9.7 हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो इसके साथ साथ ही हमने सारे क्वेश्चंस कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स सॉल्व कर लिए। अगर आपको अभी भी कोई कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पर क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक के तमाम लेक्चर्स हैं। सारे लेक्चर, सारे चैप्टर के बीच में आने वाले क्वेश्चंस, एक्सरसाइज में आने वाले कोई भी क्वेश्चन, हर तरह मैंने तैयार करवाया हुआ है। तो फिर आप जाके उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।